हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो एवरीवन। हाँ जी भाई, तो अभी वॉइस आ रही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं PYQ सीरीज़ पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 20th। और उसका ये पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एनी इंडियन सिटीजन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। सर आज रनिंग करने नहीं आए थे। रोज़ तुम बोलोगे तो हम रोज़ तुम्हारी यही जवाब देंगे कि अच्छा हाँ आज तुम रनिंग कर गए थे बेटा, गए थे आज। रोज़ रोज़ तुम्हारे तुक्के नहीं चलेंगे, तुम कुछ भी बोल दोगे फिर हम बोलेंगे अच्छा तुम्हें कैसे पता। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एनी इंडियन सिटीज़न, कौन सी नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। जल्दी से रिवाइज करते हैं। सरदार सरोवर सिंह कमेटी 8 ड्यूटीज़ रिकमेंड करी, ऐड कितनी करी गई, 10 करी गई किस अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 इंदिरा गांधी के टाइम पे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं। प्लस इसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था बाई 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002, जो कि था गार्जियंस को ड्यूटी दी गई थी कि अपने 6 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। पार्ट नंबर 4A यानी भाग नंबर 4 का और आर्टिकल नंबर 51A में इनको ऐड किया गया था और करंटली 11 ड्यूटीज़ हैं। और वो सारी ड्यूटीज़ हमें याद भी हैं, याद है ना। तो ज़रा बताओ पहला वाला कौन किस में है, दूसरा किस में है और चौथा किस में है, क्योंकि तीसरा कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। और फंडामेंटल ड्यूटी किस नेचर की होती हैं और किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। वोटिंग एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, ऐसा सरदार सरोवर सिंह कमेटी ने बोला था। टैक्स भरना एक ड्यूटी होनी चाहिए, बट इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। जरा बताएंगे कि 21 से 18 को ईयर की एज को कब किया गया था। तो यहाँ पे सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात हो रही है, यानी 3 चीज़ों की बात हो रही है। 51A सब ग्लॉसी टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इन एब्जॉर वायलेंस, वायलेंस नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ऐसा किसने कहा था, गांधी जी ने। गांधी जी ने बोला था एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, सो आई। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर, यानी जो फोर्ट वगैरह हैं, जो किले वगैरह हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, एफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो ये रशिया, दैट इज़ USSR, जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। और ये नॉन जस्टिसेबल नेचर की हैं। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है ये वाद योग्य नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ डैश मीटर्स। आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के जो वन हैं वो कितने मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। 2000 से 3000, 1500 से 3000, 1000 से 2000 या फिर 500 से 1000 मीटर की हाइट पे। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में कल पढ़ा था। हमने 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़े थे पहले दिन। तो हमने पिछले लेक्चर में और एक चीज़, हाँ वही तो हम सोचें कुछ तो जा रहा है दया। एंड दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी में मैंने आपको एक कमेटी पता नहीं बताई है कि नहीं बताई है, नहीं बताई है तो अभी देख लो ढंग से। एंड दैट इज़ जस्टिस वर्मा कमेटी। देखिए सरदार सरोवर सिंह कमेटी तो है ही है जिसने कि रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी। लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी को भी बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, सो एज टू रिकमेंड कि भाई लीगल प्रोविजंस किस तरह से होने चाहिए टू इम्प्लीमेंट दी फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसेबल हैं, इसका मतलब ये है कि कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है और ये नहीं बोल सकता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी ये बंदा फॉलो नहीं कर रहा है तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल नेचर की होती हैं। तो इसीलिए जस्टिस वर्मा कमेटी को बनाया गया कि आप ये देखिए कि किस तरह से स्कूल्स में बच्चों को ये पढ़ाया जा सकता है फंडामेंटल ड्यूटी को, और इसका लीगल प्रोविज़न को देखिए, लीगल प्रोविजन दैट कुड बी यूज टू इम्प्लीमेंट दी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तब इसने बताया कि किस तरह से जो प्रिवेंशन, तो तब उसके एडवाइस पे ये आया आपका प्रिवेंशन ऑफ
इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, ठीक है, नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971, 1971 का। अब इसके तहत अगर कोई भी नेशनल एंथम सॉन्ग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरेस्पेक्ट करता पाया गया तो उससे बोला जाएगा पीछे घूम जाओ जरा, डंडा निकालो जरा, ठीक है। तो ये आपको हरकत नहीं करनी कि नेशनल एंथम सॉन्ग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करें, क्योंकि कौन सा ड्यूटी है जो ये इसके रिस्पेक्ट करने की बात करता है। प्लस ऐसा ही आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है कि अगर कोई धर्म और जाति के खिलाफ की ये सब करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो अब इसके खिलाफ जो है, मतलब इसके तहत क्या है कि अब अगर 51A सब क्लॉज ए में ही दिया हुआ है ना कि हमें नेशनल एंथम सॉन्ग और इन सब की कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को फॉलो करना है, इनको रिस्पेक्ट करना है, तो ये आपका अगर कोई अब डिसरिस्पेक्ट करता पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक। अगला हमारा द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन अ हाइट ऑफ डैश मीटर्स। तो ये अभी मैं क्वेश्चन तो पढ़ चुका हूँ, इसका सही आंसर होगा 1000 से 2000 मीटर के बीच में। कल हम लोगों ने पढ़ा था, अब ये है क्या, हाइट ऑफ 1000 से 2000 मीटर। तो एक्चुअल में जो हमारे हिमालयाज़ हैं इसमें आपको सारे तरह के फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे अगर मैं थोड़ा सा एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हटा दूं। तो कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े। तो सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है, तो इतना है। होना कितनी चाहिए, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से 33% होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। परसेंटेज टर्म्स में मिज़ोरम में। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे देखने को मिला, आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पे देखने को मिला, अरुणाचल में देखने को मिला। क्लियर। अब हमने देखा था कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जो सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगी। यहाँ का वेजिटेशन किस तरह का है, एबोनी, सिंचोना, माहोगनी, रोजवुड, ये सब यहाँ का वेजिटेशन है। प्लस एपी हाइट्स भी यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने डेसिडुअस फॉरेस्ट देखा था। डेसिडुअस की खासियत ये थी कि इनको हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट डेसिडुअस ही, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिनको हिंदी में बोलते हैं, ये ऑक्यूपाई करके रखते हैं। 100 सेंटीमीटर या फिर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच की जो रेनफॉल होती है वो डेसिडुअस है। 70 से 150 आप समझ लो ड्राई डेसिडुअस, और 150 से 200 इसको मॉइस्ट डेसिडुअस बोलते हैं, ठीक है। टीक, नीम, शीशम, पलाश, खेजरी, ये सब जो है आपको पेड़ देखने को मिलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में, ठीक है। और अच्छा बताएंगे, जो टेंडू लीव्स हैं, टेंडू लीव से क्या बनाया जाता है, टेंडू लीव से। और जैसे मैंने एबनी, महोगनी, सिंचोना, एनी बताया था इसमें एवरग्रीन में, तो सिंचोना जो होता है, सिंचोना की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उससे क्या बनाया जाता है। देन मैंने आपको बताया था थॉर्न फॉरेस्ट, और थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे 70 या फिर 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। और थॉर्न फॉरेस्ट में हमें टुसॉकी टाइप ऑफ ग्रास देखने को मिलती है, ठीक है, बबूल देखने को मिलता है। टेंडू लीव से बनती है बीड़ी, ठीक है। और सिंचोना की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, इसकी बार्क से बनता है क्या, इसकी बार्क से बनती क्विनाइन नामक दवा, जिसको कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं बोल रहा था ये जो आपके हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ एक सीक्वेंस ऑफ वेजिटेशन दिखाते हैं। आप हिमालय के फुट हिल्स पे होगे, ये सारी चीज़ें पूछता है। हिमालय के फुट हिल्स में किस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, डेसिडुअस। देन आप थोड़ा और ऊपर आएंगे तो वेट टेम्परेट टाइप 1000 से 2000 मीटर, ये फुट हिल्स हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। ये कोन शेप के पेड़ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा देवदार के पेड़, हिमाचल उत्तराखंड में आप जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पाइन हो गया, चेर हो गया, ये जो पेड़ हैं ये कोन शेप के होते हैं, सो दैट जो स्नो आए, जो बर्फ़ आए, वो इसमें लदे नहीं और वो एकदम ग्रेडियंट होता है, सो दैट वो निकल जाए, ठीक है। तो इनको कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं, जो कि आपको ठंडे इलाकों में जहाँ बर्फबारी होती है वो वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये यूजुअली सॉफ्ट वुड ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं ये फॉरेस्ट। इनकी जो वुड होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। कमेंट में बताएंगे ये जो देवदार, पाइन और ये सब होते हैं, ये किस फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये आपको बताना। और बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो माउंटेन, ये क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट है। माउंटेन मतलब जो माउंटेन में पाए जाते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि साउथ इंडिया के जो माउंटेन फॉरेस्ट है, खासकर जो वेस्टर्न घाट में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, उनको हम शोलाज के नाम से जानते हैं। शोला क्या है, ये वेस्टर्न घाट के टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं।
देवदार पाइन है, तो हमने इस तरह से पढ़ा था कि देवदास पी के काय काय कर रहा है, यानी कायकास। देवदार, पाइन, कायकास, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जिम्नोस्पर्म से, क्योंकि जिम कौन जा रहा है? देवदास टाइप के लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जिम्नोस्पर्म आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया? भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये चीज़ आपको पता है कि भारत का ये वाला हिस्सा यानी कि आप ये बोल सकते हैं नर्मदा रिवर के जो नीचे वाला हिस्सा है और नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला भी हिस्सा है, ये आपका आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, प्रायद्वीपीय पठार में, जो कि एक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है। भारत में कितने टोटल भौगोलिक क्षेत्र हैं, टोटल कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जरा आप कमेंट में बताएंगे। इसका अगर हम बात करें तो इसका जो नर्मदा रिवर है, जो कि विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है, यानी कि एक रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, भ्रंश घाटी में बहती है वेस्ट की तरफ, और वेस्ट में बहने वाली सबसे ये लंबी नदी, और यहाँ पे ज्वारबद्ध उन्मुख यानी कि ईस्टवरी बनाती है। जो भी वेस्ट में फ्लो होती है रिवर, ये ईस्टवरी बनाती है, यानी कि ज्वारबद्ध उन्मुख बनाती हैं। अब पूरा रेंज है, लेकिन इसका जो वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो पश्चिमी घाट हैं, ये हायर हैं, ये ऊंचाई में स्थित हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ये नैरो है मिडिल में, ठीक है, दीज आर नैरो इन मिडिल। और या फिर आप इसको कुछ इस तरह से लिखो, नैरो इन मिडिल वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लिए, जो तटीय मैदान है ना हमारे, ये वेस्ट के ये जो है हमारे तटीय मैदान, इसमें ये फैक्ट याद रखना, ये डम्बल शेप के थोड़े से हैं, यानी कि नैरो है मिडिल में और नॉर्थ और साउथ में थोड़े से चौड़े हैं। वेस्टर्न घाट्स में ये रखना कि इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सेम गोज फॉर द पेनिनसुला, ये डेक्कन प्लेट्यू की हाइट नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज करती है। सो गोज फॉर द वेस्टर्न घाट ऑल्सो, कि इसकी हाइट नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज करती है। ये हाइयर मैं आपको बता चुका हूँ ईस्टर्न घाट से, और ये आपके नैरोवर हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हैं ये, यानी इनको अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको पासेज यानी कि दर्रों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये आपको पासेज देखने को मिलते हैं, दर्रे देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट में। भोर घाट किसको कनेक्ट करता है? ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। थाल घाट किसको कनेक्ट करता है? मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। और पाल घाट जो है ये कनेक्ट करता है नीलगिरी हिल्स को अनामलाई हिल से, नीलगिरी हिल्स को अनामलाई हिल से कनेक्ट करता है। एवरेज जो हाइट है ईस्टर्न घाट की वो 600 मीटर है, वेस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो इसका दुगना है 1200 मीटर। अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट पीक की बात कर लें तो वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुडी है, जो कि अनामलाई हिल्स में सिचुएटेड है। अगर ऑप्शन में अनामलाई हिल्स नहीं होगा तो नीलगिरी हिल्स होगा, तो आपको वही टिक करना है, अनामलाई हिल्स पे। केरल में अनाईमुडी की हाइट कितनी है? तो 2695 मीटर है। अगर ईस्टर्न घाट की पूछ ले, या फिर ये ध्यान रखना अनाईमुडी पूरे ना सिर्फ वेस्टर्न घाट की बल्कि पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू की भी हाईएस्ट पीक है, प्रायद्वीपीय पठार या फिर साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बाद अगर पूछ लेगा तो तमिलनाडु में सिचुएटेड है दौडा बेटा, ये किस में है? ये नीलगिरी हिल्स में है। तो इन्हीं नीलगिरी हिल्स और अनामलाई हिल्स को कनेक्ट करने का काम करता है पाल घाट। और ये नीलगिरी हिल्स वो पॉइंट है जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का मिलन होता है, ये जहाँ पे मीट करते हैं दोनों। ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट तो 600 मीटर्स है, बाकी अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी अगर ये ऑप्शन में है तो। और अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? इससे भी एक हाईएस्ट पीक है, यूजुअली महेंद्रगिरी देता है इसलिए मैंने आपको बोला, नहीं तो इससे भी एक हाईएस्ट पीक है जो ईस्टर्न घाट में ही है, उसका नाम है अरमाकोंडा। वातापी कोंडा का टाइटल किसने लिया था पुलाकेशिन 2 को हराने के बाद? इसकी हाइट है 1680 मीटर। अब यहाँ पे कुछ हिल्स हैं उनको देख लीजिए, अगर कभी पूछ ले नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर पर लगाने को, या फिर इस तरह से पूछ ले किसका पार्ट है ईस्टर्न घाट का कि वेस्टर्न घाट का, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न घाट है उसके बारे में पहले देख लेते हैं
कि नल्ला, इस तरह से मैंने आपको आई थिंक बताया भी होगा कि नल्ला वेणु है कि जो काम कुछ नहीं कर रहा है, तो वो पाल को ना जा सका तो उसने 5 सिर पाल लिए। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इससे क्या है कि आपको सारी हिल्स भी याद हो जाएंगी एंड ऑर्डर में भी याद हो जाएंगी नॉर्थ से साउथ के। तो नल्ला से नल्ला मल्ला, वेणु से वेणुकोंडा, पालको से पालकोंडा, ना से नागरी, जा से जावड़ी, श से सका से शेवरॉय हिल्स, तो 5 से पंचमलाई, सिरू और सिर से सिरुमलाई और पलेनी हिल्स। ये जो नीलगिरी हिल्स है, अनामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स हैं। नीलगिरी, अनामलाई और कार्डमम ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ध्यान रखना। नीलगिरी वो है जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मीट कर रहे हैं, और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कितने स्टेट में फैला हुआ है? 3 स्टेट में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक। और इसके बाद अनामलाई, अनामलाई भी आपका ये नेशनल पार्क है आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में अनामलाई, अनामलाई रिजर्व जो है आपका। और कार्डमम हिल्स हैं, एकदम सदर्न मोस्ट हिल्स हैं आपकी, ठीक है, जिनको इलायची हिल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या? कुछ, हाँ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ, वातापी कोंडा का टाइटल लिया था नरसिम्हा वर्मन वन ने, ठीक है। महेंद्र वर्मन वन उनके पिता का नाम था। पल्लव डायनेस्टी के जो रूलर थे और उनको हराया था पुलाकेशिन टू ने, पुलाकेशिन टू को हराया था नरसिम्हा वर्मन वन ने, जिन्होंने कौन से, नरसिम्हा वर्मन इनके बेटे थे नरसिम्हा वर्मन टू, और उन्होंने कौन से टेम्पल्स बनवाए थे? शोर टेम्पल्स एट महाबलीपुरम और कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था उन्होंने। सेलेक्ट द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2 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 CH3, बताइए जरा इसका क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि आज 7 PM पे घराने की क्लास है, जहाँ पे हम सारे घराने कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसको मिस मत करिएगा, आप लोगों के डिमांड पे उसको रखा गया। बिल्कुल सही एस्पिरेंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन को पढ़ना है, कितने कार्बन है। और देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इतना सबको पता होगा कि 6 कार्बन के लिए हम हेक्सेन का यूज़ हेक्सा का यूज़ करते हैं, हेक्सा का यूज़ करते हैं। जैसे 1 के लिए मिथ यूज़ करते हैं, 2 के लिए इथ यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ यूज़ करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज़ करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 कार्बन के लिए, अब जिनको पता है तो उनके लिए तो काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। 6 के लिए हम हेक्सा यूज़ करते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्टा यूज़ करते हैं, ऑक्टा यूज़ करते हैं 8 के लिए, नोना यूज़ करते हैं 9 के लिए, और डेका यूज़ करते हैं 10 के लिए। तो 10 तक आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एल्केन है, ये बात तो सबको तय है एल्केन है, क्योंकि यहाँ पे आप CnH2n वाला भी फॉर्मूला देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है। 3 और 3 6 कार्बन है। CnH2n+2 जनरल फार्मूला होता है एल्केन का। तो n की वैल्यू 6 है, तो 2n+2 की वैल्यू 14 हो जाएगी। गिन लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14, तो 14 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि n हेक्सेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 2 मिथाइल जो लिखा हुआ है 2 मिथाइल पेंटेन, तो ये 2 मिथाइल पेंटेन तब सही होता जब मान लेते हैं यहाँ से एक CH3 को हटा के ये CH3 बन जाता, यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो वो 2 मिथाइल पेंटेन बन जाता। अगर 2 दूसरे कार्बन पे लगा होता, क्या दूसरे कार्बन पे एक अगर एल्काइल ग्रुप लगा होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, n हेक्सेन। यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। और जरा कमेंट में बताएंगे कि ऐसे उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को जिनका स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब जिनका फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर अलग होता है, ऐसों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एल्काइन का होगा। इसमें इथाइन होता है जिसका कि यूज़ हम वेल्डिंग ऑफ मेटल में यूज़ करते हैं। इसमें इथाइलिन होता है जिसको कि हम फ्रूट राइपनिंग में यूज़ करते हैं, गैसियस हार्मोन होता है। और एल्केन में हम ब्यूटेन पढ़ते हैं, और ब्यूटेन का काम क्या होता है, उसको हम LPG जो सिलेंडर्स होते हैं वहाँ पे हम ब्यूटेन का यूज़ करते हैं। बाकी ये आपका क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और ये क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न करता है। और ये दोनों होते हैं अनसैचुरेटेड जो कि येलो सूटी फ्लेम में बर्न करते हैं। देन इसके बाद अगर हम OH ग्रुप अटैच कर देते हैं, एल्काइल, ये इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, R जो लिखा हुआ है, तो उसको एल्कोहल बन जाता है। ईथर के लिए ROR होता है, यानी बीच 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन लग जाएगा तो एपॉक्साइड आप छोड़ दीजिए। अल्डिहाइड देखिए CHO अगर ग्रुप लग जाए तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। कीटोन जब COO इस तरह से ग्रुप 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में लग जाए तो उसको कीटोन बोलते हैं। थायोल भी आप छोड़ दीजिए, सल्फाइड भी छोड़िए। और यहाँ पे आइए कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH जहाँ पे लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इसी को हम बोलते हैं ओइक एसिड, ठीक है। अगर COOR लग जाए
COOR अगर ये एल्काइल ये ग्रुप लग जाए फंक्शनल ग्रुप तो उसको ईस्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो इतने आपको याद रखने हैं, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्लियर, वो तो मैं बता चुका हूँ आई थिंक, ठीक है। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है इसका, एल्काइन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ऐसो को हम बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है, जिनका सेम फॉर्मूला होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नॉट अ पार्ट ऑफ द 10th 5-year प्लान। चलिए, तो इनमें से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है? तो 5-year प्लान भी हम सारे पढ़ चुके हैं। चलिए, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये तो आपका होगा, और हॉर्टिकल्चर किससे एसोसिएटेड है, कौन से रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, जरा ये बताएंगे। ड्रॉट एरिया प्रोग्राम, ये मैंने आपको बताया था, फोर्थ जो 5-year प्लान है, जो चौथा पंचवर्षीय योजना है, जिसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है 1969 से लेके 74 के बीच में। इसके जस्ट पहले क्या आया था, प्लान हॉलीडे आया था इसके जस्ट पहले, थर्ड 5-year प्लान के और के बाद और फोर्थ 5-year प्लान के पहले। तो ड्रॉट एरिया प्रोग्राम इसमें नहीं होगा, ये 1973 में लॉन्च किया गया था, 1973 में। जरा कमेंट में बताइए, जैसे कि मैंने आपको एक एनवायरनमेंट में टर्म बताया था कि अगर मान लो कि कोई ज़मीन है वो बंजर हो गई, ठीक है, वो उसका जो डेजर्ट वो है वो और एक्सटेंड हो रहा है, वो और ज़्यादा जो एरिया है वो बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बताइए ज़रा। तो ये ड्रॉट एरिया प्रोग्राम हो गया। ये माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम भी 10th 5-year प्लान में लॉन्च हुआ था, और जूट टेक्नोलॉजी मिशन, पहली जूट फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी। तो हॉर्टिकल्चर होता है हमारा गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन हॉर्टिकल्चर और हनी जूट, ये आपका क्या मतलब कहलाया जाता है, ये गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है। जूट का सबसे टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, इंडिया में वेस्ट बंगाल है, और एक्सपोर्टर बांग्लादेश है। जूट की अगर हम फैक्ट्री की अगर बात करें या फिर मिल की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में एक्लैंड मिल थी आपकी रिसरा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब साथ ही साथ 5th 5-year प्लान में भी हम कुछ, और ज़रा ये बताइए 10th 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था। तो 5th 5-year प्लान में भी कुछ चीज़ें, कुछ प्रोग्राम लॉन्च हुए थे, और जो मैंने यहाँ पे सवाल पूछा था उसका सही आंसर होगा डेजर्टिफिकेशन। इससे क्वेश्चन आई थिंक CPO या फिर इस बार CHSL में पूछा जा चुका है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब वही है कि जो एरिया अंडर डेजर्ट है वो और इंक्रीज़ हो रहा है उसका साइज़। तो 5th 5-year प्लान में आपका लॉन्च हुआ था जैसे कि 20 पॉइंट प्रोग्राम, पोवर्टी हटाने के लिए, जिसको हम पोवर्टी एलिविएशन बोलते हैं, एलिविएशन का मतलब है किसी चीज़ को कम करना। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, प्लस मिनिमम नीड्स अप्रोच लाया गया था, मिनिमम नीड्स अप्रोच, ठीक है। इसी में ही आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी को भी लाया गया था कि इस तरह से पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो 5th 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था, फोर्थ का तो मैंने बताया 1969 से 74, फिफ्थ का था 1974 से लेकर 78 तक। इसका टाइम पीरियड 5 साल नहीं था, सिर्फ 4 साल था, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, जनता गवर्नमेंट आई थी 5th 5-year प्लान के बाद, और वो इसके बाद लेके आई थी रोलिंग प्लान, इसलिए यहाँ पे 4 साल का था ये। रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक चले थे, देन उसके बाद 6th 5-year प्लान फिर से इंदिरा गांधी लेके आई थी। 10th 5-year प्लान के टाइम पीरियड की बात करेंगे 2002 से लेके 2007 तक इसका टाइम पीरियड था, और टोटल सिर्फ 12 5-year ही प्लान आए थे, और 12वां वाला भी पूरा नहीं हो पाया था। 12वें वाले का टाइम पीरियड होना था 2012 से लेकर 17 तक, लेकिन 2014 में आपको पता है NDA गवर्नमेंट आ गई थी, तो इस वजह से फिर 2012 से 14 तक ही चल पाया था जो 12th 5-year प्लान है। 11th और 12th के आपको गोल पता होने चाहिए। 11th और 12th के इसका क्या था, रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका क्या था, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। रैपिड एंड इंक्लूसिव था, और इसमें रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था इसका टारगेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच फिनोमिना इज ऑपोजिट टू सॉलिडिफिकेशन, कौन सी घटना ठोसीकरण के विपरीत है। अब मैंने आपको कल बताया था देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। प्राइमरली तो हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये प्राइमरली हमारे 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, जिनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो सॉलिड होता है इसके जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में लगने वाला जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही तगड़ा होता है। इसमें कम होता है, इसमें सबसे कम होता है।
इनके बीच के जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो किसी चीज़ के मोशन की वजह से आती है। जब कोई चीज़ चलती है, जैसे मान लो भी मैं चलना शुरू कर दूं तो मैं मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी एक डेवलप हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ के मोशन की वजह से आती है। तो इतना ज़्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इंटरमोलिकुलर, तो काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी कि मैक्सिमम होगी, ये आप कॉमेंट में बताएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनके बीच का कन्वर्जन। अगर सॉलिड से लिक्विड, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बना दिया, सॉलिड से लिक्विड, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्यूजन। और अगर पानी से बर्फ़ बना दिया तो पानी से बर्फ़, तो उसको सॉलिड बना दिया, नहीं सॉलिडिफिकेशन कर दिया उसका। सॉलिडिफिकेशन का उल्टा फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक। लिक्विड से गैस बना दी, भाप नहीं, जैसे कि पानी उबल उबल के क्या हो जाता है? वो गैस बन जाता है, वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे कि हम नेल पॉलिश रिमूवर डालते हैं पाम में, वो एकदम उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। ठीक है। और ज़रा कमेंट बताएंगे कि जब जैसे नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह हम डालते हैं अपने पाम पे, तो हमें इतना ठंडा ठंडा क्यों लगता है? और इसका उल्टा क्या हो जाएगा वेपराइजेशन का? कंडेंसेशन। इसका एग्जाम्पल क्या कंडेंसेशन का बताते हैं? जैसे कि कोहरा जो होता है, जो फॉग, जो कुहासा होता है सर्दियों में, मिस्ट, या फिर जो ओस बनती है, ड्यू, ये सब कंडेंसेशन यानी संघनन के एग्जाम्पल्स हैं। गैस होती है, जैसे कि ड्यू क्या होती है, ओस क्या होती है? जैसे कि एक पत्ती है, ठीक है, पत्ती में आपको देखने को मिलती कि नहीं, ये ड्यू जो ओस की बूंदें हैं, वो इस सॉलिड सरफेस मिल जाती है, वहीं पे उसका कंडेंसेशन हो जाता है। फॉग और मिस्ट में क्या होता है? एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो वाटर लविंग नहीं होता है, तो वो क्या करता है? वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, जैसे कि डस्ट का कोई पार्टिकल हो गया, कोई स्मोक का पार्टिकल हो गया, तो उसके अराउंड कंडेंसेशन हो जाता है, छोटी सी एक बूंद बन जाएगी, इससे ढेरों बूंदें बन जाती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कोहरा छा गया। ठीक है। तो ऐसे बनता है कोहरा। तो फॉग, मिस्ट और ड्यू ये आपके एग्जाम्पल से कंडेंसेशन के। अब अगर सीधे सॉलिड से गैस में जाना है, यानी कि लिक्विड में नहीं जाना है, जैसे मान लो कि बर्फ़ है, बर्फ़ सॉलिड है, इसको मैंने गर्म किया मतलब मैंने इसके बीच के, इसके जो पार्टिकल हैं, इसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना शुरू किया, तो जो पार्टिकल हैं चलना स्टार्ट किए, यानी कि उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होना स्टार्ट हुई, यानी कि थोड़े दूर हो गया पार्टिकल्स, यानी वो लिक्विड हो गया। और हीट करूँगा तो और क्या होगा? और इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम होगा, और ये जो है इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इसमें लीस्ट होती है और इसमें मैक्सिमम होती है गैसेस में। तो इस तरह से पूरा कन्वर्जन होता है। लेकिन कहीं कहीं पे सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाता है और गैस से डायरेक्ट सॉलिड। तो सॉलिड से गैस जहाँ पे होता है उसको हम सब्लिमेशन या ऊर्ध्वा पतन बोलते हैं, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स हो गई हमारी, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर यानी कपूर हो गया। कपूर को क्या ऐसे पिघलते हुए देखा नहीं, कपूर सीधा गैस में जाता है। और इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है डिपोजिशन, ध्यान रखना, इसका उल्टा होता है गैस टू सॉलिड का डिपोजिशन। क्लियर इतनी चीज़? तो ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 स्टेट ऑफ मैटर तो हो गया, बाकी 2 स्टेट ऑफ मैटर क्या है? ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कल ही पढ़ाया था कि नहीं? सारी चीज़ें रिकॉल करिए जरा, कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तो होता है क्या? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा। जब हम किसी गैस को बहुत ही ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो आयोनाइज हो जाती है और वो प्लाज्मा बन जाता है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे तो ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जब किसी गैस के बोसॉन्स को रिलेटिवली लो डेंसिटी में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रीच करवाते हैं तो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। ये बताया था 1924-25 में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सत्येंद्र नाथ बोस जी की जो रिसर्च फाइंडिंग्स थी उनके बेसिस पे उन्होंने इसकी प्रिडिक्शन की थी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। उसके बाद इन द 1995-96 एरिक कॉर्नेल और कार्ल वी मैन ने रुबीडियम के एटम्स के साथ इसका वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया था। और किस साल इनको फिर नोबेल प्राइज़ मिला था, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और कुछ तो नहीं यहाँ पे? नहीं। हाँ, यहाँ पे आप ये चीज़ याद कर सकते हैं, वेपराइजेशन या फिर जो इवेपोरेशन होता है, जहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, ये कब फास्ट और कब स्लो होता है, ध्यान रखना। इवेपोरेशन अगर ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, जैसे आजकल क्या चल रही है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम चल रहा है, बारिश होती है, वेपराइजेशन होता है, तो क्या होता है कि पानी जो हमारी एयर है, एयर में मॉइस्चर आ जाता है। ह्यूमिडिटी भी कई तरह की होती है, जैसे कि एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि एयर की, हवा की कितनी औकात है मॉइस्चर होल्ड करने की। ध्यान रखना, गर्म हवा की औकात ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ठंडी हवा। जो वार्म एयर होती है, इट हैज़ मोर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। तो रिलेटिव का मतलब क्या? कितनी औकात है और उसके बजाय कितनी है। मान लो मेरी औकात है मेरे कि भाई
मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ कितना रहा हूँ, 6 घंटे। तो ये है रिलेटिव, समझे होंगे आप, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी को मेजर किससे करते हैं, हमें पता है हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं इसको। और अगर ह्यूमिडिटी बहुत होगी एयर में तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन का मतलब क्या है, वो पानी हवा उसमें वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू गैस। एयर में पहले ही मॉइस्चर है, अब एयर को ज़रूरत नहीं है मॉइस्चर की, तो ह्यूमिडिटी अगर होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। बाकी सब चीज़ में, जैसे कि अगर तुम टेम्परेचर ज़्यादा ले लो, अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ा दो, अगर तुम विंड की स्पीड बढ़ा दो, सारे केसेस में रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। और इनको नोबेल मिला था सन 2001 में, ईयर 2001 में। मैच द फॉलोइंग डैम्स विद द रिवर्स, मैच करना है आपको डैम्स और रिवर्स को। हीराकुड डैम, तो हीराकुड डैम की अगर बात करेंगे तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। उड़ीसा में सिचुएटेड ये डैम, उड़ीसा में सिचुएटेड ये डैम महानदी रिवर पे है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे, मतलब इसका 4 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम की बात करें, नागा अर्जुन, अर्जुन जी को कौन उपदेश देते हैं, भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, तो 3rd महाभारत में, ठीक है। तो 3rd इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर। सरदार सरोवर डैम, ये है आपका नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम, जहाँ पे आपका सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा भी बनी हुई है। टिहरी डैम कहाँ पे है, भागीरथी रिवर पे है। ये सबसे ऊंचा बांध है, सबसे हाईएस्ट डैम है। बट ध्यान ये रखना है कि अगर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछ लेगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा। जरा बताइए, अगर मैं हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछ लूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये चंबल रिवर पे। अब कई सारे आपको सागर मिलेंगे, जैसे कि राणा प्रताप सागर के अलावा जवाहर सागर भी मिलेगा, ठीक है। जवाहर सागर डैम भी आपको मिलेगा। आपको जवाहर सागर के अलावा इंदिरा सागर भी मिलेगा, इंदिरा सागर, ठीक है। और कौन सा देखने को मिलेगा, राणा प्रताप सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया और इंदिरा सागर हो गया। तो ध्यान ये चीज़ रखना है कि कन्फ्यूजन होता है कि किस रिवर पे और किस स्टेट में है। तो देखिए, इंदिरा सागर जो है, इंदिरा सागर डैम, ये नर्मदा में है, बाकी दोनों चंबल में है, राणा प्रताप और आपके जवाहर सागर, ठीक है। और ये आपका ध्यान रखना है, जैसे ये आर से शुरू हो रहा है राणा प्रताप और ये आर पे ख़त्म हो रहा है, तो आर से हमारा कौन सा स्टेट शुरू होता है, राजस्थान। तो ये दोनों राजस्थान में है। बाकी ये जो हो जाएगा आपका एमपी में हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछ लेगा तो आंसर वही होगा जो हमारा सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम है। और वो लार्जेस्ट डैम क्या है, भाखड़ा नंगल डैम, जो कि हिमाचल और पंजाब में है आपका भाखड़ा नंगल डैम। तो 43251, 43251 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। कुछ और आपसे पूछते हैं, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, ये कहाँ पे है, तुलबुल और किशन गंगा कहाँ पे है, ठीक है। और बताइएगा सोमासिला डैम कहाँ पे है, सोमासिला डैम, माटा टीला डैम और श्री सेलम डैम, श्री सेलम डैम, इतने बताएंगे आप। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल, सलाल में ही अभी आपको पता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है। कौन से रिवर पे, चेनाब पे, मतलब सलाल के पास में ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है, चेनाब रिवर पे। तुलबुल और किशन गंगा की अगर बात करेंगे तो झेलम में है। तो हमने इस तरह से याद किया था कि बुलबुल को किशन ने बुलबुल को झेलम में झेल दिया, इस तरह से मतलब ढकेल दिया, ऐसे करके याद करना है। सोमासिला की बात करेंगे तो पेन्नर रिवर पे है। पेन्नर रिवर किस स्टेट की एक इंडिपेंडेंट रिवर है, माटा टीला, इसको पेरिया, चलो पहले तो तुम बताओ। माटा टीला की अगर बात करेंगे तो माटा टीला किस में है, ये बेतवा रिवर, चंबल सिंध बेतवा केन किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। श्री सेलम की बात करेंगे तो ये कृष्णा रिवर पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पेन्नर रिवर आंध्र प्रदेश की रिवर है, इसको पेरियार से कंफ्यूज नहीं करेंगे। पेरियार ये है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पेरियार और भरतपूजा, और पेन्नर ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आंध्र प्रदेश की। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज नॉट हेल्ड बाई हरिसेन। तो मैंने आपसे कल बोला था कि हरिसेन पे मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ, कल बोला था, फिर संडे वाली उसमें क्लास में बोला था कि हरिसेन पे मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ। सर प्लीज़ एमटीएस वालों के लिए कुछ कीजिए। अच्छा, एमटीएस वालों के, ये किसके लिए हो रहा है, एमटीएस वालों के लिए कुछ कीजिए। एमटीएस का जीके अलग होता है क्या सीजीएल से, या फिर
CHSL कई बार आपको बोल चुका हूँ, कुछ अलग नहीं होता है। चाहे CJ ले लो, CHSL ले लो, MTS ले लो, स्टेनो ले लो, सिलेक्शन पोस्ट ले लो, SSC JEE ले लो, मुझे तुम खुद बता दो कि क्या डिफरेंस होता है, तो मैं कुछ तुम्हें अलग पढ़ा दूंगा उसमें। ठीक है, जब तक वही है ना, MTS ना लिखो एकदम। अच्छा लिखा तो है MTS, अच्छा थंबनेल पे हो सकता ना लिखा हो, तो जब तक MTS ना लिखा हो तो तक मज़ा नहीं आता। अब ये बोल रहा है MTS के लिए, तो एकदम शिद्दत से पढ़ते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वॉज नॉट हेल्ड बाई हरिसेन, तो हरिसेन किसके कोर्ट पर थे, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे कमेंट में। महादंडनायका कौन होता है, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, ही इज़ अ ऑफिसर ऑफ वॉर, सॉरी वॉर एंड पीस बोल रहा हूँ, ऑफिसर ऑफ, इसको बोलेंगे महादंडनायका को जस्टिस। ठीक है, दंड देंगे ना, दंड देंगे यानी जस्टिस देंगे। संधि विग्राहिका होंगे ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, संधि करवाएंगे, यानी कि संधि का मतलब होता है कि ट्रीटी करवाना, पीस लाना। कुमार अमर्त वॉज अ प्रोमिनेंट ऑफिसर, यानी कि एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था कुमार अमर्त। ठीक है, और नगर श्रेष्ठी की अगर बात करें तो ये होता था मेन बैंकर, मेन बैंकर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मर्चेंट होता था। इसी तरह से होता था हमारा एक सार्थवा। ठीक है, सार्थवा कौन होता था, ये आपका हेड होता था मर्चेंट कारावांस का, मर्चेंट हेड ऑफ मर्चेंट कैरावांस। ठीक है, तो ये होता था सार्थवा। अब यहाँ पे हरिसेन जो कोई कोर्ट पर थे समुद्रगुप्त के, और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति कंपोज करी थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कंपोज करी थी समुद्रगुप्त के लिए। कहाँ पे है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। इन्होंने नगर श्रेष्ठी की पोजीशन को होल्ड नहीं किया था, बाकी सारे पोजीशंस हरिसेन ने होल्ड किए थे। आगे बढ़ते हैं। विद रिगार्ड टू द कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विच स्टेट इज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, और बाकी यार मैं फिर से अब वो रिवाइज करने की जरूरत ना होनी चाहिए। समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के रिगार्डिंग सारी चीज़ें, नेपोलियन ऑफ इंडिया, कविराज और सर्वराज और छेता, क्वाइंस में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से रिकॉल करनी है। विद रिगार्ड टू द कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी में से कौन सा ऑड वन है, विषम को चुनना है। तमिलनाडु, बिहार, अरुणाचल या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अरुणाचल की, इनमें से सबसे कम डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि एक रिलेशन दिखाता है कितने लोग रह रहे हैं कितने एरिया में, उसके बीच में। तो अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट कहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट है बिहार में। अगर सिर्फ स्टेट की पूछेंगे तो 1106 है, लेकिन अगर स्टेट या यूटी की पूछ लेंगे तो दिल्ली की है, दिल्ली की 10 गुना है बिहार से। और यही कारण है कि क्यों जो अभी हम घटनाएं सुन रहे हैं, ठीक है, 11,320 है ना, कि क्यों हम ये घटनाएं सुनते रहते हैं। मुखर्जी नगर में आग लग गई, बच्चे झुलस गए, है ना, बाढ़ से, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि लाइब्रेरी में बच्चे बैठे हुए हैं और वहाँ बाढ़ आके बच्चों की डेथ हो जाएगी। मतलब सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ बाढ़ आ गई, डूब के मर गए। मतलब क्या चल रहा है। खैर, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो लोवेस्ट डेंसिटी यहाँ पे और हाईएस्ट यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट कहाँ पे देखने को मिली, किस स्टेट में, मेघालय में, अगर हम स्टेट की बात करेंगे। अगर हम यूटी की बात करेंगे तो हवेली हमने याद किया था, हवेली में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, दादरा नगर और हवेली में। इंडिया का डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 17.7% है, एनुअल कितना है 1.64% है एनुअल ग्रोथ रेट, यानी हर साल इतना बढ़ा है। और पूरा अगर 10 साल में बात करेंगे तो 17.7% के रेट से बढ़ा है। सबसे ज़्यादा डिजिटल ग्रोथ रेट 1971 के टाइम पे देखने को मिला है। 1921 को ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं पॉपुलेशन के टर्म्स में। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, वैसे तो ठीक है, मैं अभी आपको चलो पॉपुलेशन ये डेंसिटी देख लिया, सेक्स रेशियो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अब मैं सेंसस से क्वेश्चन नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं एक क्लास रखने वाला हूँ इसी सैटरडे को, जिसमें कि रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, SSC JEE, सिलेक्शन पोस्ट, CPO, CHSL, इन चारों एग्जाम्स में जितने भी सेंसस के क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने देखा था कल कैलकुलेट करके 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब की एक क्लास में लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो बार बार हमें वो नहीं करना पड़ेगा सेंसस के क्वेश्चन, इसी जगह मैं कोई और क्वेश्चन इंक्लूड कर पाऊंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप PYQ सीरीज़ में सेंसस पे देख रहे हैं, क्योंकि अलग से अब क्लास लगने वाली है। और घराना पे भी मैं उतने ज़्यादा फिर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज जब मैं 7 बजे क्लास करवा दूंगा, सो दैट हम बाकी चीज़ों के भी क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो इंडिया का कितना है, 943 है। 2001 के सेंसस के हिसाब से कितना था, 933 था। तो यानी कि बढ़ा है इंडिया का सेक्स रेशियो। लो हाईएस्ट कहाँ का है और लोवेस्ट कहाँ का है? तो हाईएस्ट की जब हम बात करेंगे तो ये केरल का है,
सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं, वो होता है सेक्स रेशियो। तो केरल में 1084 फीमेल्स हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे लोवेस्ट कहाँ पे, सबसे कम है हरियाणा में, कितना है 879। अगर यूटी की बात करेंगे तो यूटी में आपका पुडुचेरी में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। और लोवेस्ट की अगर बात करेंगे तो दमन और दीव, पहले दमन और दीव और दादरा नगर हवेली अलग अलग यूटी हुआ करती थी जब 2001 का सेंसस 2011 का सेंसस हुआ था। अब ये तो हो गया सेक्स रेशियो इन जनरल, लेकिन ऐसे ही होता है एक चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में ध्यान रखना अभी कितना है 919 या कहीं कहीं 914 भी आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था, वो प्रोविजनल सेंसस वाला रीज़न रहता है इसका। और पहले जो था 927, यानी कि चाइल्ड का, यानी जो 0 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में आते हैं ये। तो उनका सेक्स रेशियो कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम वैसे देखें तो बढ़ा है। ठीक, मैच द रिस्पेक्टिव फॉलोइंग मूवमेंट्स विद रिस्पेक्टिव फाउंडर्स। तो यहाँ पे आपको मैच करना है फरैजी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन और वहाबी मूवमेंट। हाँ, मैं पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड कर दूंगा सुमिताक्ष, ठीक है। चलो, तो अभी आते हैं फ़रैज़ी। तो ये सारे देखते हैं। तो फ़रैज़ी जो है 1818 के टाइम पे ये एक इस्लामिक मूवमेंट था, जैसे कि हम ब्रह्मो समाज, आर्य समाज ये सब पढ़ते हैं हिंदू सोसाइटी में, तो वैसे इसमें मुस्लिम सोसाइटी में ये थे फ़रैज़ी मूवमेंट। हाजी शरीयतुल्ला इसके लीडर थे। वहाबी मूवमेंट को भी अर्ली पार्ट ऑफ अर्ली 1820s के टाइम पे, नहीं 1810 से 15 के बीच में आप मान सकते हैं, सैयद अहमद ऑफ राय बरेली इसको लीड कर रहे थे। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। अब इसको मोहम्मदन से सर सैयद अहमद मत रिलेट कर देना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज मैंने बताया था आपको, सर सैयद अहमद खान 1875 जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। यहाँ पे जो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी है अब्दुल लतीफ़ खान वाली है, और इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन है सर सैयद अहमद खान वाला है, जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था 1875 में। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन है, इन्होंने राजा शिव प्रसाद जी के साथ मिलके इसको स्टार्ट किया था 1888 में। ईयर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ़रैज़ी ध्यान रखना, वहाबी ध्यान रखना, पैट्रियोटिक वाला ध्यान रखना, मोहम्मदन वाला नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। तो 4321 आंसर हो जाएगा। 4321 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, जुड़ना ना भूलें। आज शाम 7 बजे रात होती है कि शाम होती है? शाम को 7 बजे, बताओ 7 बजे रात होती है कि शाम होती है? व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बिल्ट बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो नाई ने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये है आपका, जो न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बेंगलोर बोलो, न्यू दिल्ली, हम बेंगलोर में मतलब बेलगाम है ये तो खैर, लेकिन मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो हमारी 4 प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, इनको कनेक्ट करने का काम करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ 5846 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेशनल हाईवे 1 के बारे में आपको पता होना चाहिए, NH1। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44, इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो NH1 है यही आपका कहलाता है शेरशाह सूरी मार्ग। और इसमें हमने पढ़े थे 2 हमारे सेक्शंस होते हैं, तो दिल्ली टू अमृतसर और दूसरा है दिल्ली टू कोलकाता। ये आपका है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, और ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। इसी तरह से आप नेशनल वाटरवे भी रिकॉल कर सकते हैं, ये आपका भागीरथी हुगली वाटरवे के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। नेशनल वाटरवे 2 ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में है, डुबरी सादिया के नाम, ब्रह्मपुत्रा डुबरी सादिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे वो प्रयागराज हल्दिया है नेशनल वाटरवे 1, इसी तरह से डुबरी सादिया ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। और जो नेशनल वाटरवे 3 और 4 हैं, ये आपके दोनों साउथ इंडिया में हैं। जो तीसरा वाला है वो केरल का जो कोल्लम है वहाँ पे ये नेशनल वाटरवे 3। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या आपसे? हाँ जी, पता नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग जो जीटी रोड ही है एक्चुअल में, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसमें जो बीच बीच में रुकने के लिए जो लोग जाते हैं उनको रुकने के लिए क्या बनवाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 12, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? न्यूटन जी ने 3 लॉ दिए थे, उसमें से जो पहला लॉ था ये बोलता है कि कोई भी जो चीज़ है अपने करंट स्टेट को अवॉइड करना चाहती है। अगर वो चल रही है तो वो चलना चाहती है, रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, कल जो है मैं एकदम सोफ़ा में पड़े हुए मैच देख रहा था लक्ष्य सेन का, जो जीत गए वो कोई बेल्जियम का था, करगी करके कुछ नाम था उसका, करगी करके। तो मैं देख रहा था, काफ़ी बढ़िया मैच था। पहला वाला तो काफ़ी एकदम आई थिंक 21 और 19 से जीतते थे, और दूसरा वाला तो बड़ी आसानी से जीत गए थे लक्ष्य सेन, काफ़ी मज़ा आ रहा था।
फिर मेरा उठने का मन ही नहीं किया। तो पहले मैंने सोचा एक सेट देख लिया, ठीक है। फिर मुझे लगा दूसरे सेट में मुझे पता तो चल ही गया था लक्ष्य जीत ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी 7-8 पॉइंट का गैप चल रहा था। फिर मुझे नहीं यार, कुछ भी हो सकता है, पड़े रहते हैं अभी, देखते हैं देखते रहे। फिर तुरंत यार मन नहीं बैठने का, फिर जोकोविक और नडाल का मैच शुरू हो गया, वही ओलंपिक्स वाला। तो हमने कहा यार दोनों बढ़िया प्लेयर हैं, बुरा मान जाएंगे अगर ऐसे उठ जाएंगे, तो वो भी देख लिया तो मतलब उठने का मन नहीं कर रहा था, यानी कि करंट स्टेट को अवॉइड करने की मैं कोशिश कर रहा था। फिर बाहर से एक बल लगाया गया ठीक है, और फिर मैं उठा। तो ये है, होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि एनी बॉडी विच इज़ इन अ करंट स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन ट्राइज टू बी इन पर्टिकुलर दैट स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। और वो कितना रेजिस्ट करेगा वो ही उसका इनर्शिया कहलाएगा, वही उसका इनर्शिया कहलाएगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के यानी द्रव्यमान के। जैसे मान लो कोई मोटा भरकम भारी भरकम आदमी है, उसको हिलाने में तुम्हें दिक्कत लगेगी। अब कोई पतला सा आदमी है, उसको आराम से हिला सकते हो, उसको उठा के कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। साइकिल से अगर मान लो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ी सी चोट लगेगी, बाइक से हुआ तो काफ़ी लगेगी, ट्रक से हुआ तो फिर समझ सकते हो। तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइकिल का मास कम है, बाइक का ज़्यादा है, ट्रक का और ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कोई गाड़ी एकदम से चल रही है, एकदम से रुक जाए, एकदम से रुक जाए तो आप आगे वो लीन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी चल रही थी। एकदम से जब ब्रेक लगे तो आपके पैर तो रुक गए, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा चलता रहा, तो आगे की तरफ। एकदम अभी रुका हुआ है, बस रुका हुआ है, आप बैठे हुए हो, पूरा बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। एकदम से अगर बस चलेगी तो आपके पैर तो चलना शुरू कर देंगे, लेकिन अपर बॉडी रेस्ट में है, तो आप पीछे की तरफ लीन हो जाएंगे। अब इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे आप पहले रुके हुए थे, यहाँ पे आप चल रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया एट रेस्ट, और ऊपर वाले को बोलेंगे इनर्शिया एट मोशन। तो फॉलिंग डाउन ऑफ यहाँ पे द सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इन अ व्हीकल, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, मानी इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। फॉलिंग डाउन ऑफ डस्ट पार्टिकल वाइल डस्टिंग अ क्लोथ, मतलब जैसे मान लो कि कोई क्लोथ है, कोई मोटा सा मान लो चद्दर है, अब चद्दर में बहुत धूल लगी हुई है, आप इसमें इसको ऐसे टांग के और डंडे मारो इसमें, तो इसमें क्या होगा, धूल झड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी सारा पूरा चद्दर रेस्ट में, वो पार्टिकल जो डस्ट को भी रेस्ट पे है। तुमने उसको एकदम से मारा तो चद्दर तो पीछे चली गई, डस्ट के पार्टिकल को पता ही नहीं चला कि वो पीछे चला गया, बेचारे गिर जाएंगे नीचे। ठीक, तो अब ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, जरा ये बताइए कमेंट में, कि अगर मान लो कि मून पे मास है 60 kg किसी का, तो उसका अर्थ में अगर मास है किसी चीज़ का 60 kg, तो उसका मून पे मास कितना होगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि कोई भी बॉडी जब उस पर फोर्स लगाया जाएगा उसका करंट स्टेट को चेंज करने के लिए, तो उसमें एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण डेवलप होगा, जिसकी एसआई यूनिट आप बताएंगे, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 60 kg ही होगा, क्योंकि मास जो है वो चेंज नहीं होता है, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ वेट जो 1/6 हो जाता है मून पे जाके। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी क्योंकि मून पे जाके 1/6 हो जाती है, तो इसीलिए वेट भी 1/6 हो जाता है इन द मून। एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो ये बोलता है, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स, फिर एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन मतलब कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल बोले तो कर भला तो हो भला, यानी कि तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा यानी कि इसका मतलब होता है कि जब भी कोई एक फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उतना ही अमाउंट का, उतना ही मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इस पे हमारे कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको वॉल को पुश किया तो वॉल ने भी मुझे सेम फोर्स से वो पुश करेगी। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तो रॉकेट में क्या होता है कि जो इसके जो हम बोल सकते हैं कि जो फ्यूल होता है, जो गैसेस वगैरह होती हैं, वो पीछे की तरफ आती हैं। जब वो पीछे की तरफ आती हैं तो वो सेम फोर्स के साथ उसको पुश करती हैं उस रॉकेट को आगे की तरफ। ऐसे ही रिकॉयल ऑफ गन है, जब हम इसको हिट, जैसे बुलेट है, ठीक है, तो बुलेट आगे की तरफ भागती है एकदम से, तो बुलेट आगे की तरफ जिस फोर्स से जाएगी उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी, इसी वजह से हमें धक्का लगता है पीछे की तरफ। रोइंग ऑफ बोट, बोट जो नाव चलती है, तो जब नाव में क्या होता है, आप पीछे की तरफ इसको पुश करते हैं तो वो पानी आपको आगे की तरफ पुश करता है, तो आपकी बोट आगे की तरफ जाती है। बाउंसिंग ऑफ बॉल हो गई, स्विमिंग हो गई, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। और आज जो है आपको एक शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा एक स्विमर पे, ओलंपियन ही है, मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन, गेस करिए कौन है। वॉकिंग में क्या होता है, हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो रोड जो है हमें
आगे की तरफ फोर्स लगाती है। तो ये सारी चीज़ें न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करती हैं। हेलोजेंस की वैलेंसी कितनी होती है? हेलोजेंस कौन होते हैं, किस ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं? वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन से भी पूछ सकते हैं ना आपसे। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व की कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। अब वैलेंसी कैसे डिटरमाइन होती है? वैलेंसी डिटरमाइन होती है ऑक्टेट रूल से। और ऑक्टेट रूल किसने दिया था? बोर और बरी ने ऑक्टेट रूल दिया था। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, यानी अपनी वैलेंस शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए वो जो सबसे आसान तरीका है उसको अपनाता है। जैसे कि मान लो कि किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को लेना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो जो आउटर अब बची होगी, क्योंकि ये जो हमारा शेल्स होती हैं, शेल क्या होती है? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होती है? ऑर्बिट होता है वो पाथ, यानी वो पथ जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है। मैंने आपको बताया होगा कि जैसे कि हमारा एक एटम होता है, एटम का जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर है, ठीक है, जो एटम का सेंटर होता है वो पूरा मास होल्ड करता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है इस तरह की शेल्स घूम रही हैं, शेल्स, पाथ, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये है होती है के शेल, ये होती है एल शेल, ये होती है एम शेल, ऐसे ही एन शेल, ऐसे करके शेल्स का नाम होता है। अब किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बोर बरी जी ने भी बताया था। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो वो फॉर्मूला है 2n²। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? तो अब हेलोजेंस की बात करेंगे तो ये ग्रुप नंबर 17 से आएंगे। इनकी खासियत ये है कि इनके वैलेंस शेल में, यानी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। जैसे फ्लोरीन होता है, पहला एलिमेंट है, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 9 है। हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एलिमेंट का, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जरा बताएंगे पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन जो कि क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के जितना मास रखता है लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता है उसका, ठीक है, तो उसकी खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी? सी से नाम शुरू होता है उनका। 9 है तो 2,7, 7 है वैलेंस शेल में। इसी तरह क्लोरीन ले लो, अगला एलिमेंट, 17 एटॉमिक नंबर, तो कितना होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,8,7, यानी कि इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को दे देना किसी को बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लेके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना। आप चाहते तो इस 7 इलेक्ट्रॉन दे के अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन वाली शेल ही आ जाती, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। तो एक जितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या फिर कोई दे रहा है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो हेलोजेंस की एक हो जाएगी। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे एल्कली मेटल होते हैं, एल्कली मेटल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 1 से। ध्यान से समझते जाना, ठीक है, दिमाग लगेगा, मतलब जोर लगेगा दिमाग पे। लेकिन चैडविक, वाह, नहीं नहीं नहीं, वाह, कार्ल डेविड, ये कब पढ़ा दिए भैया हम हैं? चैडविक, तो फिर न्यूट्रॉन ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी? क्यों न्यूटन, सॉरी, अच्छा ठीक है, कार्ल डेविड, तो हाँ सही बताया जिन लोगों ने, कार्ल डेविड एंडरसन का पूरा नाम होगा, बिल्कुल। लेकिन ये चैडविक बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, पाप लगेगा तुम्हें। एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली मेटल्स ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। जैसे सोडियम ले लें, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2,8,1 है। अब ये बोल दो कि 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अरे 7 लेने से अच्छा है कि एक दे दे, तो अपने आप इसकी जो आउटर शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन से भर जाएगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। जितने भी एल्कली मेटल हैं सब 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। कौन है एल्कली मेटल? किस तरह से पढ़े थे? हेलिना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हेलिना, कब्र से फरार, हस, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी वैलेंसी 1। सर हेलोजेंस की वैलेंसी 1, एल्कली की भी 1, हाँ 1, दोनों की 1। ऐसे दूसरा ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके बगल में लगा हुआ सेकंड ग्रुप, सबके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी वैलेंसी 2। इनर्ट गैसेस की वैलेंसी कितनी होगी जरा बताना? नोबल गैसेस जो 0th ग्रुप से बिलोंग करती हैं, 18th ग्रुप से, और किसने हमारी सबसे ज़्यादा इनर्ट गैसेस को डिस्कवर किया था, नाम बताएंगे उनका, ठीक। और कुछ और, हाँ एक चीज़ और, मल्टीपल वैलेंसी, कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि उनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। ज़्यादातर ये हमें प्रॉपर्टी ट्रांजिशन
मेटल जो डी ब्लॉक में होते हैं ना, देखा था, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, उनमें देखने को मिलती है ये। जैसे कि आयरन को ले लो, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है। मरकरी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मल्टीपल वैलेंसी। याद करो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ लगा हुआ है प्लैटिनम, यहाँ लगा हुआ है मरकरी। इस तरह से पढ़े थे। ये कौन सा ग्रुप है 11th, ये कौन सा है 12th, ये कौन सा है 10th। इस तरह से कुछ पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था आपको। और ज़रा बता दो, टेक्नीशियम जो पहला आर्टिफिशियली बना हुआ मेटल है, आर्टिफिशियली बनाया गया एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है टेक्नीशियम का, जिसको कि हम लैबोरेटरीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। तो कुछ पूछा था यहाँ पे मैंने आपसे, कुछ पूछा था क्या यहाँ पे मैंने आपसे? वो कार्ल एंडरसन होगा, उसका आंसर तो मैंने बता दिया है, पॉजिट्रॉन का। हाँ, विलियम रैमसे। किसने सबसे ज़्यादा हमारी इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी करी? तो इनर्ट गैसेस की कितनी होगी? 0। ऑक्टेट पहले से भरी हुई है, इसीलिए इनर्ट हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं ये, तो 0 होगी। हेमा, नेहा और करीना, सबको बुलाऊंगा भी, ठीक है? जीती रहना, ठीक है? हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। तो इस तरह से ये हमें सारी वो याद करनी है जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जिसमें कि ऑर्गन को हम बल्ब में फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। हीलियम को बलून्स में यूज़ किया जाता है, जो ऊपर ये बलून्स बड़े बड़े जाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो क्रिप्टन है वो जब हमारा फिजन होता है, यूरेनियम का जब फिजन होता है न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाने पर, तो बेरियम के साथ साथ क्रिप्टन निकलता है। तो इसमें से जो ये गैसेज हैं इनकी डिस्कवरी विलियम रैमसे ने करी थी। टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 43 है, मेंडेलिवियम 101 और सीबॉजियम 106। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? तो किसी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रीटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स, इट शैल बी नोन एज द नेशनल पार्टी थ्रू आउट द होल ऑफ इंडिया। अगर कोई पार्टी है 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया, तो उसको नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिल जाएगा। जी हाँ, नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक तो ये लिखा हुआ है कि आप 4 या 4 से ज़्यादा में अगर आप स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया तो आप नेशनल पार्टी बन जाएंगे। जैसे कि आम आदमी पार्टी को भी सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। या फिर अगर आपको 6% ऑफ जो वोट शेयर है इन लास्ट असेंबली इलेक्शंस, इन लास्ट असेंबली इलेक्शंस, जो लास्ट असेंबली इलेक्शंस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें 6% जितने वोट्स पोल हुए हैं उसका 6% इन एनी 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में, और साथ ही साथ आपने 4 सीट जीती हैं जो लास्ट लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं उसमें, तो आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स जीते हो फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, अगर 3 या 3 से ज़्यादा राज्यों में 2% ऑफ ऑल लोकसभा सीट्स, 543 सीट हैं, इसका 2% निकाल लो, कितना निकलेगा? लगभग वही 10-11 टाइप निकलेगा। तो 10-11 सीट अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा। इफ़ अ पॉलिटिकल पार्टीज, और कौन देता है तमगा नेशनल पार्टी का? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। पार्ट नंबर 15 आर्टिकल 324 से 329, राजीव कुमार हैं अभी, पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। 1+2 का कॉम्पोजिशन है। कब मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना था? 1989 में बना था। और अगर नेशनल पार्टी का तमगा लेना है, छीनना है किसी से, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। देता इलेक्शन कमीशन है, लेता सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट हैंडल करता है। एमपी एमएलए के इलेक्शन डिस्प्यूट हाई कोर्ट वो डील करता है। लेकिन एमपी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके चुनाव करवाता है? ईसीआई। अंडर आर्टिकल 324 लिखा हुआ है कि जो पूरी सुपरिटेंडेंस है इलेक्शन की वो ईसीआई के पास है। किसके? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के। लेकिन जो लोकल बॉडीज़ होती है, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, इनके चुनाव करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रीटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन लेस दैन 4 स्टेट्स, इट शैल बी नोन एज स्टेट पार्टी इन द स्टेट और स्टेट्स इन विच इट इज सो रिकॉग्नाइज्ड। तो ये भी सही है, ठीक है? लेस दैन 4 स्टेट, इफ अ पॉलिटिकल ट्रीटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन लेस दैन, ठीक है, हाँ, 4 स्टेट, ठीक है। नेशनल पार्टीज नीड ओनली 1 प्रपोजर फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन एंड आर ऑल्सो एंटाइटल फॉर 2 सेट्स ऑफ इलेक्टोरल रोल फ्री ऑफ कॉस्ट। राष्ट्रीय दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक
की आवश्यकता होती है और वे निःशुल्क मतदाता सूची के 2 सेट पाने के लिए हकदार होते हैं। ये भी आपका सही है। टफ क्वेश्चन था, रिसेंटली सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था, तो बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी। अच्छा, ऐसे ही प्रपोजर्स और सेकेंडर्स की आवश्यकता पड़ती है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, तब तो वहाँ पे 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है जब किसके इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के, ठीक है, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तब 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैव द लोवेस्ट डेंसिटी, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो कल हम लोगों ने प्लैनेट ये पूरा स्टार्ट किया था, इंटीरियर प्लैनेट देख लिए थे, अंदर के जो आंतरिक हमारे ग्रह हैं उनको देख लिया था, ये आंतरिक ग्रह हैं, ये एक्सटीरियर प्लैनेट हैं चारों, ये टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं स्थलीय, ये जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं, गैस के बने हुए हैं। कौन सेपरेट करता है इनको, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, यानी एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। इन दोनों के पास, बेचारों के पास कोई खुद की सैटेलाइट नहीं है। इसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है, सबसे जल्दी एक रेवोल्यूशन पूरा करता है सन के अराउंड 88 दिन में। सबसे स्लोवेस्ट इसका रोटेशन पीरियड है। सबसे फास्टेस्ट रोटेशन किसका है, सबसे फास्टेस्ट है जुपिटर का। जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है, प्लस सबसे जल्दी एक रोटेशन अपनी एक्सिस पे कंप्लीट कर लेता है 10 घंटे में, 10 आवर्स में। 9 घंटे और 55 मिनट लगते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। जुपिटर के पास 4 मून्स हैं जिनको हम यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जुपिटर के पास 4 मून्स हैं जिनको कि हम गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। लो, ऐसा नहीं 4 ही मून्स हैं, मतलब ढेरों हैं, ठीक है, लेकिन जो 4 मून्स हैं इनकी डिस्कवरी करी थी गैलीलियो गैलीलाई ने अपनी टेलीस्कोप से, इसलिए इनको जानते हैं लो, गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं इसलिए इनको। लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कलिस्टो। जो गैनीमेड है ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है, फिर सैटेलाइट को ही मून बोलते हैं, पता होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का, तो इनको गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। और अभी कलिस्टो में ही ओजोन की लेयर्स पाई गई हैं। सैटर्न जो है इसकी खासियत ये है कि इसके अराउंड रिंग्स देखने को मिलती हैं, छल्ले देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी प्लैनेट के अराउंड नहीं देखने को मिलते हैं। पहली बात तो इन प्लैनेट के अराउंड तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलते हैं ये रिंग्स। इनमें थोड़ी बहुत नेपच्यून यूरेनस में देखने को मिलती हैं, लेकिन इतनी प्रोफाउंड नहीं होती हैं जितनी कि सैटर्न में होती हैं। ये रिंग्स की डिस्कवरी किसने करी थी, तो ये रिंग्स की डिस्कवरी करी थी हाइजेंस ने। और इनके बीच का जो ये काला काला स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये करी थी कसीनी ने। तो एक मिशन भी भेजा था नासा ने कुछ टाइम पहले, कसीनी हाइजेंस मिशन। सैटर्न की सबसे लोवेस्ट डेंसिटी है, लोवेस्ट डेंसिटी सबसे कम घनत्व। हाईएस्ट किसकी, कल बताए थे आपको। ये रिंग्स किसकी बनी हुई हैं, ये क्लाउड्स ऑफ जो हमारे डस्ट हैं, रॉक हैं, आइस है, इसके बने हुए हैं। जैसे कि नेबुला हमारा जिसका बना हुआ था। यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, इसको हम रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अपनी एक्सिस पे रफली 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री से भी थोड़ा ज़्यादा टिल्टेड है। जैसे हमारी अर्थ की बात करेंगे तो ये अपनी एक्सिस पे, अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है। उसी तरह यूरेनस 90 डिग्री से भी ज़्यादा टिल्टेड, इसलिए रोल कर रहा है, इसलिए ऐसा अपीयर होता है। ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है बिकॉज उसमें आपका मेथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और नेपच्यून सबसे दूर है, सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है, और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। कहीं कहीं पे आपको यूरेनस कोल्डेस्ट देखने को मिलेगा, इट इज़ द फारदेस्ट। और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, यानी ये जो अपना एक चक्कर पूरा करता है सन के अराउंड, लास्ट 2 आर आइस जायंट्स, बिल्कुल। नेबुला थ्योरी, नेबुला थ्योरी मैंने आपको बताया था वो किससे एसोसिएटेड है, वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से एसोसिएटेड है, ठीक है। चलो, तो मैं क्या यहाँ पे पूछा था मैंने आपसे, हाँ, अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। डेंसिटी मैंने पूछा था सबसे ज़्यादा वो अर्थ की होती है, कल मैंने बताया था। और सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम होती है कि पानी से भी कम होती है, जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है उससे भी कम। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर सारे हम प्लैनेट को पानी में डाल दें, मतलब हाइपोथेटिकली, तो कौन तैरने लगेगा, तो इट इज़ सैटर्न। और नेपच्यून का सबसे वो है मतलब सबसे वो है रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, 165 साल में इसका एक रेवोल्यूशन पूरा होता है सन के अराउंड। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे सैटर्न हो जाएगा। अभी यही नहीं, और सुनिए, क्या ये सुनिए जरा कि नेपच्यून का जो पोजीशन है, क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछ चुका है, नेपच्यून का जो रिलेटिव पोजीशन है वो किसने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था, तो नाम ध्यान रखना, अर्बेन ले वेरियर और जोहान गल्ले ने। महेश, जोहान गल्ले से कुछ और याद आता है मुझे, महेश और आगे है ना। तो अर्बन ले वेरियर और जोहान गल्ले, मतलब इन्होंने पोजीशन बताया था, ध्यान रखना, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में, ठीक है। और ये जोहान गल्ले, तो इन्होंने
और हो सकता है ये प्रोनाउंस ना करते हो, लेकिन ऐसे आप याद कर सकते हैं। और कुछ था यार इसमें, हाँ ये ध्यान रखना कि सैटर्न की एक बहुत ही बढ़िया सैटेलाइट है, बढ़िया मतलब सबसे प्रोफाउंड सबसे बड़ी सैटेलाइट है टाइटन, और इसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है ऐसा माना जाता है सैटर्न पे। और एक चीज़ ध्यान रखना, सैटर्न हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटर्न में कितनी सैटेलाइट है? मोस्ट 146 है। विच सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी? कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण और स्थिर रोजगार को बढ़ावा देता है? सर्विस, एग्रीकल्चर, एनर्जी या फिर इंडस्ट्रियल? तो हम तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देख चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। तो अगर नेचर ऑफ वर्क है नेचर से जुड़ा, डायरेक्टली नेचर से जुड़ा है, तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, जिसको कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। कितने वर्कफोर्स हमारा कितना है इसमें बताएंगे ज़रा। दूसरा होता है जहाँ पे इसके रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा ध्यान रखना, रॉ मटेरियल किस तरह का, रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड। दो तरह के हमारे गुड्स होते हैं, जो हमारे सामान होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो इंटरमीडिएट मतलब देखो, एक तो होता है पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड, वो मैं बता चुका हूँ तुम्हें डिफरेंस। बताओ जरा कमेंट में क्या डिफरेंस होता है पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में, किस में एक्सक्लूडेबिलिटी का प्रिंसिपल काम करता है, किस में पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है, सारी चीज़ें बताओ। तो इंटरमीडिएट गुड होता है और एक फाइनल गुड होता है। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि फाइनल गुड को अब किसी और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जहाँ पे किसी गुड को एज आ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि मान लो मैं क्या मान लूँ, जैसे मान लो लकड़ी आई, ठीक है, शीशम की लकड़ी आई, किस फॉरेस्ट में मिलती है? डेसिडुअस फॉरेस्ट में। अब शीशम की लकड़ी से मैं एक बेड बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो बेड अब मैं बेचूंगा, तो वो बेड होगा फाइनल प्रोडक्ट, बट दैट शीशम की लकड़ी विल बी द इंटरमीडिएट गुड। अब यहाँ पे मैं तुमसे बोलता हूँ चाय पत्ती जरा मुझे बताओ फाइनल गुड होगा या फिर इंटरमीडिएट गुड होगा? ठीक है, मैं बोलता हूँ एक मशीनरी है, मशीनरी किस तरह का गुड होता है? ये एक हमारा, इसको कैपिटल बोलते हैं, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, एक कैपिटल तो होता है मशीनरी। जैसे कि मान लो कि कोई एक बिस्किट बनाने वाली मशीन है वो, ठीक है, तो ये किस तरह का गुड होगा? तो ध्यान रखना, जो चाय पत्ती है, यूजुअली चाय पत्ती एक फाइनल गुड ही होती है, जो चाय पत्ती होती है। अब बोलोगे सर नहीं, चाय पत्ती को ऐसे तो फाँक नहीं लेते हैं, उसकी चाय बनाते हैं, उसको डाल के उसको पीने योग्य बनाते हैं। नहीं, चाय पत्ती जो होती है उसको तो ऐसे खा नहीं लेते हैं। तो फाइनल कैसे होगी? फाइनल इसलिए हो गई क्योंकि आप जो चाय बनाते हो उसको बेचने थोड़ी ना जा रहे हो। अगर बेचने जा रहे हो तुम तो इंटरमीडिएट है, लेकिन अगर तुम खुद पी रहे हो तो फाइनल है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला उससे तुम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। समझना कि अगर तुम मान लो मैं घर में बना रहा हूँ चाय, तो उसको मैं बेच नहीं रहा हूँ, यानी कि अब इससे कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है, तो फाइनल होगा। मशीनरी है, मशीनरी एक फाइनल गुड होगी। अब इसको हो सकता है कुछ लोग इंटरमीडिएट में रखें। अब इसी जगह मान लो कोई चिप्स बनाने वाली मशीन है, ठीक है, आलू आया, आलू इंटरमीडिएट होगा, लेकिन चिप्स बनाने वाली मशीन जो मशीनरी है वो फाइनल होगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो आलू था वो रॉ मटेरियल था, वो यूज़ हो गया प्रोसेस में, अब आलू कहाँ है पता नहीं, मशीन तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है ना, उसका यूज़ करके आपने फाइनल बनाया, लेकिन वो वहीं की वहीं वो ख़त्म नहीं हो गई, उसमें डेप्रीसिएशन होता है, उसमें मूल्यह्रास होता है, लेकिन वो एकदम से पूरा फिनिश नहीं हो जाती है। तो ये ड्यूरेबल फाइनल गुड में आ जाएगा। और पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में क्या अंतर होता है कि प्राइवेट गुड में प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी काम करती है, पब्लिक में नहीं काम करती है। पब्लिक गुड जो में होता है नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है, प्राइवेट वाले में पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है। क्लियर इतनी चीज़? तो ये चीज़ ध्यान रखना, विच सेक्टर प्रमोट्स। और एक चीज़ और ध्यान रखना, नहीं तो चलो कल मैं क्वेश्चन लूँगा, मुझे कमेंट में लिख देना कर्व, बस इतना लिख देना, कर्व मतलब इकोनॉमिक्स वाले कर्व, तो वो कर्व आप लिख देना, तो मैं आपको सारे कर्व पढ़ा दूंगा, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व और एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाला कर्व होता है, वो सारे कर्व्स, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, जो कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। जो टर्शरी सेक्टर होता है उसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब जो प्राइमरी सेक्टर है, कितना वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है इसका? 54.69% है,
54.69% है। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो मैं बताया था 14.39, 14%, बस इतना भी 0.39 मत याद रखो, इसमें 54 याद कर लो और इसमें 14%। सेकेंडरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है वर्क फोर्स में, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं किस सेक्टर में, वो होता है वर्क फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 2011 के हिसाब से 53.3%, 53.2%। फीमेल की अगर बात करेंगे तो 25.5% ये फीमेल पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं हमारे, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से जानते हैं। सर्विस सेक्टर में क्या आते हैं, एजुकेशन हो गया, जो भी आप प्रोफेशन होते हैं, एजुकेशन हो गया, लॉयरशिप हो गई, वॉइसरॉय एंड टेम्पल उस पर भी करवा देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ 1000 स्टूडेंट तो सिर्फ लाइव बढ़ाने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, तुम भी तो नहीं उनमें। सर्विस सेक्टर में और क्या आ जाता है हमारा, हॉस्पिटैलिटी आ जाता है, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी आ जाता है, और ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है आपका इसमें। ये वैसे तो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट आ जाता है सर्विस में। लीनिएशन टर्म इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ रॉक। लाइनेशन जो शब्द है वो किससे एसोसिएटेड है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंटरी, फिर एक्सफोलिएटेड रॉक। स्टडी ऑफ रॉक, पेट्रोलॉजी, सारी टाइप ऑफ रॉक हम देख चुके हैं कि इग्नियस रॉक जो होती है हमारी किस तरह की रॉक होती है, और किस में जरा बताइए फॉसिल्स किस में देखने को मिलेंगे, जीवाश्म में किस रॉक में देखने को मिलेंगे। प्राइमरी रॉक होती है, ठीक है, इग्नियस रॉक प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक होती है, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, क्योंकि ये लावा या फिर मैग्मा के डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन से बनती है, इसलिए इसको हम जानते हैं प्राइमरी रॉक के नाम से। देन पूरी रॉक साइकिल बनती है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनेगी, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनेगी, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बनेगी, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनेगी, मतलब पूरे रॉक साइकिल चलता है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक भी चलो वही हम डिस्कस करेंगे बाद में। मेटामॉर्फिक रॉक को हम कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान बोलते हैं, बिकॉज ये मेटामॉर्फोसिस चेंज इन फॉर्म से बनती है। इसी से ही एसोसिएटेड टर्म है लीनिएशन या फिर फोलिएशन या फिर बैंडिंग। ये क्या टर्म्स होते हैं देखो यहाँ पे, ये लाइंस ही आपको दिख रही हैं, इसको लीनिएशन बोलते हैं। ऑल्टरनेट डार्क और लाइट शेड जो देखने को मिले, जो शेड्स देखने को मिलती हैं चट्टान में, रॉक में, उसको बोलते हैं बैंडिंग। बैंडिंग इज ऑल्टरनेट डार्क, लाइट एंड डार्क शेड्स। और लीनिएशन का मतलब क्या है, लाइन्स ही जो बनी हुई हैं, लीनिएशन या फिर फोलिएशन, ये मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलती है। मेटामॉर्फिक रॉक चेंज इन फॉर्म, मेटामॉर्फोसिस से बनती है ना, इग्नियस से बनेगी या सेडिमेंट्री से बनेगी। देख लो, ग्रेनाइट किस तरह की रॉक होती है जरा बताओ, शेल किस तरह की रॉक होती है बताओ, सैंडस्टोन किस तरह की रॉक होती है बताओ। तो ग्रेनाइट जो कि एक इग्नियस रॉक है, उससे बन रही है ग्नाइस जो कि मेटामॉर्फिक है। शेल सेडिमेंट्री रॉक है, उससे क्या बन रही है, स्लेट जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। सैंडस्टोन किस तरह की रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, क्या बन रहा है, क्वार्ट्जाइट, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या बनती है। इसी तरह आपका बनता है मार्बल। मार्बल भी क्या है आपका, मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक है, वो आपका बनता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन किस तरह की रॉक होती है, सेडिमेंट्री। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, ये सब होती है आपकी किस तरह की रॉक, सेडिमेंट्री। कोल भी सेडिमेंट्री होता है, क्या आपको पता है जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, जिसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं हिंदी में, इसी में ही फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं। और ये 3 तरह की होती है, 3 तरह की, केमिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और मैकेनिकली फॉर्म्ड। ये 3 फॉर्म्स में देखने को मिलती है, ठीक। एक्सफोलिएटेड रॉक क्या होती है, तो जब कोई एक चट्टान होती है बड़ी सी, उसकी ऊपर का जो लेयर होता है वो हट जाता है, तो उसको एक्सफोलिएटेड रॉक बोलते हैं हम, ठीक है। रॉक की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी, ये तो आपको क्लियर हो ही है। अब जो सेडिमेंट्री रॉक है वो लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है, या तो वो अंदर ही अंदर जम सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लावा भरा हुआ है, एस्थेनोस्फीयर, नीचे ही जम गया, या फिर ऊपर आते वक्त यहाँ पे ऐसा तो है नहीं यहाँ पे पाइप पड़ा हुआ है, पाइप से लो भक्क से आ गया ना, यहाँ पे इस तरह से आपको वो देखने को मिलेंगे ना, गैप्स देखने को मिलेंगे। उस गैप में अगर वो लावा भर गया, सॉलिडिफाई हो गया, जम गया, तो वो अपना एक अलग से स्ट्रक्चर बना देगा। अगर वो खड़ा हुआ स्ट्रक्चर बन गया तो उसको डाइक बोलेंगे, अगर इस तरह से लेटा हुआ स्ट्रक्चर बन गया तो उसको सिल बोलेंगे, ठीक है, DYKE होता है।
ये डाइक हो गया, ये सिल हो गया। याद कैसे रखेंगे कि भाई जो सिल होती है, सिल जैसे गांव वगैरह में सिल में ही पीसा जाती, चटनी बनाई जाती है, नमक पीसा जाता है ना, सिल होती है। तो सिल कैसे लेटा के रखी जाती है कि नहीं, जब उसमें कोई काम किया तो सिल खड़ी हुई है जो आपकी चट्टान है, मतलब खड़ा हुआ जो रॉक है, इस तरह से इसको डाइक बोलेंगे। ये जो बड़ा डोम लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, इसको बैथोलिथ बोलते हैं, बैथोलिथ। ये लैकोलिथ, आप इतना भी याद रखोगे ना तो भी चलेगा, इतना भी चलेगा सर, ठीक है। सर ये क्या बात हुई, रोज़ रोज़ बस जीएस पढ़ाते हैं, मैथ्स रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, वो भी पढ़ाई है, ये इंजस्टिस है। अच्छा चलो भाई, तो ये बैथोलिथ है, ये आपका सेल लेटा हुआ है, ये और डाइक, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। ये जो अंदर ही अंदर बन जाती है, इसको इंट्रेजिव या फिर प्लूटोनिक रॉक, इंट्रेजिव इग्नियस या फिर प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। जो बाहर निकल आती है एक्सट्रेजिव, जैसे कि जो आपका ग्रेनाइट है वो एक इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट से ही तो कोर बना था ग्रेट हिमालय का, याद आ रहा है कुछ? और जरा बताओ जो ग्रेटर हिमालय है वो सिमेट्रिकल नेचर का है कि एसिमेट्रिकल नेचर, और ना बता पाए घूसा मारेंगे इसे जोर का, जल्दी से बता दो। एक्सक्लूसिव रॉक में आ जाएगी बसाल्ट, ठीक है, बसाल्ट रॉक। ये जो गुस्सा होता है ना, पता है कहाँ से आता है? ये जो पेन से लिखे 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 लिखे, इतना मोटा पेन है, गुस्सा बढ़ने लगता है। तो बसाल्ट, जरा बताओ बसाल्ट किस तरह की हो जाएगी? एक्सक्लूसिव। बसाल्टिक रॉक से ही कौन बना हुआ है? ओशिनिक क्रस्ट। और ग्रेनाइट से कौन बना हुआ है? कॉन्टिनेंट वाला जो क्रस्ट है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जब अगर आप यूपीएससी एग्जाम वगैरह में जाते हो, सीडीएस सीपीएफ में, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है लैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, वो सब वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। लैपोलिथ होता है वहाँ पे, तो वो यहाँ पे आपका 3 से ही काम चलेगा। अगर ये अंदर ही अंदर जम गया डोम लाइक स्ट्रक्चर में तो बैथोलिथ, हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल डाइक, ठीक है। और क्या पूछा था हमने? हाँ, एसिमेट्रिकल नेचर क्या होता है? जो हमारा हिमालयाज़ की जो फोल्डिंग्स होती हैं, जो रेंजेस होती हैं, वो एसिमेट्रिकल नेचर की होती हैं। 18th, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी तैमूर इन्वेडेड इंडिया? तैमूर ने किस राजवंश के टाइम पे भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर का इन्वेजन हुआ था तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था महमूद शाह तुगलक, उसके टाइम पे। अच्छा, चंगेज़ खान ने किसके टाइम पे अटैक किया? तो तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 1320 से लेकर 1413, 1413 तक। तो चंगेज़ खान का टाइम पीरियड क्या है? चंगेज़ खान। और हमने देखा था कि बाबर ने बोला था कि वो डिसेंडेंट है मदर के साइड से चंगेज़ खान और फादर के साइड से तैमूर, ठीक है। चंगेज़ खान ने अटैक किया था इल्तुतमिश के टाइम पे। अब ज़्यादा रिकॉल नहीं करवाएंगे, कर लो जो तुम्हें करना है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें कर चुके हैं। जैसे तुगलक में हमने पिछले बार क्या पढ़ा तुगलक के बारे में, कि फाउंडर कौन था? गाजी मलिक, जिसको कि गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद आया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, जिसको कि वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम किए थे जैसे कि टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, फेल हो गया था। देन इसने कुराचिल और खुरासान एक्सपीडिशन के लिए फोर्स, काफ़ी आर्मी मेंटेन करी, डिस्बैंडन करना पड़ा। दिल्ली टू दौलताबाद या फिर देवगिरी कैपिटल शिफ्ट किया, सो दैट साउथ इंडिया में वो कैप्चर कर सके किंगडम। लेकिन उसी टाइम पे ही, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही, 1336, 1336 में विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश हो गया हरिहर बुक्का के द्वारा। और उसके ऊपर कृष्णा रिवर के ऊपर बहमानी किंगडम स्टैब्लिश हो गया 1347 AD में बाई अलाउद्दीन बहमान शाह। तो उसको भागना पड़ा वहाँ से, फिर चलता है कि चलो फिर से उसमें वो दिल्ली चला गया, तो इसकी वजह से उसको वो बोलते हैं वाइजेसफुल। और उसने दीवाने को नाम की एक क्या स्टैब्लिश करी थी, एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश की थी, विच इज़ दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। कमेंट में बताएंगे दीवाने अरीज किसने स्टैब्लिश की थी। देन फिरोज शाह तुगलक आया था उसके बाद रूलर, जिसने कि दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव और दीवाने खैरात डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन स्टैब्लिश किया था। प्लस उसने फिरोज़ाबाद जो उसने जो है तुगलकाबाद जो है सिटी स्टैब्लिश करी थी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट? निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक अवधारणा है? सैलरी, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशन? ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स में 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। जब हम पूरा फ्लो ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कोई चीज़ कितना क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें 2 तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो फ्लो कॉन्सेप्ट और दूसरा स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो है जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। और स्टॉक वो होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरी सैलरी मैं कमाता हूँ 20,000 रुपये, तो इससे तुम क्या डिसाइफर करोगे, क्या पता लगाओगे? 20,000 रुपये दिन का, महीने का, साल का, कब का? 20,000 रुपये। तो उसके लिए मुझे ये टाइम को स्पेसिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कितने टाइम में मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, कितने पीरियड ऑफ टाइम में, एक दिन में, 24 घंटे में, कि 30 दिन में, कि 365 दिन में, कितने टाइम में?
तो जहाँ पे एक टाइम को स्पेसिफाई करना ज़रूरी हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ मेरी वेल्थ इतनी है, मेरी वेल्थ मान लो कि मैं बोलता हूँ 50 लाख की है, यानी 50 लाख का मालिक हूँ। मेरी मेरी प्रॉपर्टी जोड़ लो, मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसको जोड़ लो, मेरे जो शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है उसको जोड़ लो, 50 लाख है मेरे पास। तो ये मेरी वेल्थ हुई। अब क्या इसके लिए मुझे टाइम बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि इतने टाइम में, तो उतने टाइम में ना, आज मेरी 50 लाख है, आज से 1 साल पहले आज के दिन मेरी वेल्थ थी 20 लाख रुपए। पॉइंट ऑफ टाइम, बस, उसमें पीरियड का कोई स्पेसिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। दैट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री बताओ, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होती है कि कितना माल पड़ा हुआ है। जैसे टी शर्ट का अगर मान लो मेरा धंधा है तो कितना माल पड़ा हुआ है मेरे बैक एंड में, दैट इज़ इन्वेंट्री। बताओ स्टॉक होगा कि फ्लो होगा? सैलरी फ्लो कॉन्सेप्ट, वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, अच्छा कितने टाइम में करी है 1 लाख की इन्वेस्टमेंट? कंजम्पशन, मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं 1 किलो चावल खाता हूँ, एक दिन में खा लेता हूँ, महीने में खाता हूँ कि साल में खाता हूँ, हाँ कितने टाइम में? तो दैट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट जो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है। तो वेल्थ जो होगा दैट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। जरा कमेंट बताओ, अगर अच्छी सेल हो रही है तो इन्वेंट्री बढ़ेगी कि कम होगी? अगर अच्छी सेल हो रही है तो बताओ। 3 करोड़ तो मेरी ये एनिमे टैंक, क्या बात है यार, काफ़ी अमीर हो तुम लोग तो, हैं? बटर आइए होली, बहत्तर आइए होली के लिए, क्या लिख रहा हो? मुझे भी टी शर्ट दे दो एक। चलो भाई ग्लेशियर है मेरी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कम होगी, बिल्कुल इन्वेंट्री कम होगी अगर अच्छी सेल होगी तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज टर्म और स्पोर्ट्स, यहाँ पे इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शब्द और खेल की कौन सी जोड़ी नहीं है? और क्या, और क्या बोलते हो? ये समझ लो अब तुम में से काफ़ी लोग आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं, अब हमें देख लो वीवो का फ़ोन यूज़ करते हैं कहाँ शब्द खेल की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? पेनल्टी किक, ग्रीको रोमन, बताओ जल्दी से। तो पेनल्टी किक हमें पता है ये होती है फुटबॉल में, और हैंडबॉल में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स बताओ। फुटबॉल में कितने प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मिनिमम कितने प्लेयर्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर हमें मैच को स्टार्ट करना है? बॉक्सिंग, ग्रेको रोमन नहीं, ग्रेको रोमन होता है रेसलिंग से। अच्छा मुझे इस बार लग रहा है बैडमिंटन से मेडल आएगा, रेसलिंग में पता नहीं कब आएगा। वही विनेश फोगाट हो सकता है लेके आए, विनेश फोगाट, ठीक है। ग्रेको रोमन में क्या होता है कि आपको हाथ से लड़ना होता है, पैर का यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, और ना ही ओपोनेंट की वेस्ट यानी कि कमर के नीचे वाली बॉडी आप मतलब उससे कुछ कर सकते हैं। तो रेसलिंग से एसोसिएटेड है। रेसलिंग से एक और टर्म एसोसिएटेड होता है, हाफ नेल्सन। अच्छा ये बताओ कि स्टेलमेट, चेकमेट, स्टेलमेट, चेकमेट, गैम्बिट, ये सब किससे एसोसिएटेड हैं? ईगल, बर्डी ईगल, अल्बर्ट्रॉस, ये किससे एसोसिएटेड हैं? अगर टेनिस, अगर बैडमिंटन में फिर टेनिस में भी जब ज़ीरो स्कोर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब 20-20 का स्कोर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तुमने देखा होगा ना, जब 20-20 का हो जाता है तो आपको अगर मैच जीतना है तो 2 पॉइंट आपको लेने हैं, 21 में जीत होती है, लेकिन अगर 20 ओपोनेंट के हैं, तुम्हारे भी 20 हैं, तो इस बार 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। फिर तुम बताओगे कि पिवट जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है? ड्रिबलिंग किससे एसोसिएटेड है? तो स्टेलमेट, चेकमेट, गैम्बिट तो चेस से एसोसिएटेड है। कितने खाने होते हैं, बॉक्सेस होते हैं? 64 होते हैं। कितने पीसेस होते हैं? 16 होते हैं। एक किंग, एक क्वीन, 8 पॉन्स यानी प्यादे होते हैं, और 2 बिशप, 2 रुक और 2 नाइट होते हैं, यानी टोटल 16 एक टीम के पास और 16 दूसरे वाले के पास। ये होते हैं गोल्फ के टर्म्स होते हैं। और चेस में कौन एल शेप में चलता है, ज़रा बताना तो, कौन एल शेप में चलता है, किसकी एल लगी होती है? और कौन होता है जो एक 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 बॉक्स चल सकता है चारों डायरेक्शन में, ऑल 4 डायरेक्शंस में एक पोजीशन चल सकता है? ज़ीरो को बोलते हैं लव, 2020 ड्यूस, पिवट, बास्केटबॉल, और ड्रिबल। ड्रिबल तुम बास्केटबॉल में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, हॉकी में भी होता है। और हॉकी का गेम कितने मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। 15 मिनट का एक क्वार्टर होता है, यानी 4 क्वार्टर होते हैं 15 मिनट ईच। पहले 70 मिनट का हुआ करता था, लेकिन अभी 60 मिनट का होता है। ऑल 4 डायरेक्शन में जो चल सकता है वो हमारा किंग है। और कल हमारा इंडियन हॉकी टीम का भी मैच था अर्जेंटीना के साथ, टाई हो गया 1-1 से। पहले तो पिछड़ रही थी भारतीय टीम, लेकिन फिर टाई कर लिया हमने।
और इंडियन हॉकी टीम पे मैं पूरा आपको रील बना के दे चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। एल शेप में कौन चलता है? घोड़ा चलता है हमारा, नाइट, ठीक है। किंग जो होता है चारों डायरेक्शन में एक एक चल सकता है, और लेकिन वो जो प्यादा होता है, जो पॉन होता है, वो आगे की तरफ 1.1 हाथ चल सकता है, ठीक है। तो नीदर 1 नॉर 2 हो जाएगा इसका उत्तर। तो आगे बढ़ें अभी, शॉर्ट 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 करंट अफेयर का शॉर्ट लेते हैं अभी, और ज़रा बताओ किसका कितना स्कोर है अभी इसमें। 15 मिनट का एक क्वार्टर होता है, बिल्कुल 4 क्वार्टर होते हैं आपके। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अभी बनाया गया जब G20 समिट हुई थी, इंडिया ने जब अभी होस्ट किया, वसुदेव कुटुंबकम, हर्षवर्धन श्रृंगला चीफ कोऑर्डिनेटर थे, अमिताभ कांत शेरपा थे, ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन भी G20 का पार्ट बना। तो इसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया किसने? इंडिया, रशिया, यूएसए, ब्राज़ील। तो इंडिया ने, यूएसए ने और ब्राज़ील ने मिलकर लॉन्च किया। रशिया इसमें फाउंडिंग मेंबर में नहीं था, बाकी भी और मेंबर्स हैं इसमें, लेकिन बात हो रही है फाउंडिंग मेंबर्स की। बायोफ्यूल किस तरह का फ्यूल है? जो बायोमास से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, जिसमें कि जो हमारी बायो गैस होती है वो भी एक तरह की बायोफ्यूल है, जिसमें कि मेथेन जो गैस होती है वो एक प्रोमिनेंट, उसका एक वो होता है, कॉम्पोजिशन होता है बायोगैस का, जो बायोमास से ही बनते हैं। ये रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आएंगे। कन्वेंशनल मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। कन्वेंशनल मतलब जो बड़े पहले से चलते चले आ रहे हैं, जैसे कि थर्मल एनर्जी जो कोल से बनती है, कोयले से, तो वो कन्वेंशनल है। लेकिन सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो अभी रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मोस्टली हैं, वो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, प्रोजेक्ट भीष्म इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भीष्म, तो भीष्म स्टैंड्स फॉर व्हाट? भीष्म स्टैंड्स फॉर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। इसका भी क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि इसके तहत अभी ये आपका एक आरोग्य मैत्री क्यूब, आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि वर्ल्ड का पहला, मैत्री क्यूब वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है। मतलब कि मान लो कहीं कुछ हो गया, अब वहाँ पे मान लो कि पहाड़ी इलाके में ऐसा कुछ हो गया, वहाँ पे इतना ट्रांसपोर्ट का साधन उपलब्ध नहीं है, तो जल्दी से तुरंत फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाएगा इसके थ्रू। क्या है ये है आपका आरोग्य मैत्री क्यूब। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत इसको लॉन्च किया गया है, तो ये हेल्थ से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आपको पता है हम 2 क्वेश्चन तो करते नहीं, अभी 3 क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक लॉन्च किया? सर्वशक्ति मिशन, द्रोणाचार्य मिशन, मालवीय मिशन, या फिर शिक्षक मिशन। तो इसका मिशन का नाम है मालवीय मिशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पे आपके लिए लिख देते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है कि बताना है कि कैरेट में कौन सा एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वो उसका नाम आपको बताना है, कैरेट में जो प्रोटीन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अच्छा लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी घराना की क्लास आज है शाम 7 बजे, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, ठीक है, और करते हैं घराना ख़त्म, ठीक है। फाउंडर देखेंगे और उसके एक्सपोनेंट देखेंगे। कितने मिनट की क्लास होगी ये? लगभग आप मान लो 40-45 मिनट की क्लास बस, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तो होते नहीं हमारे घराने, कुछ ही सिलेक्टेड हैं, 7-8 घराने, तो वही देखने होते हैं, फाउंडर और एक्सपोनेंट, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को। बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी के यहाँ से, इंग्लिश के यहाँ से। PY की सीरीज़ पार्ट 4 PDF कोर्स है परमार अकेडमी ऐप पे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ क्वेरी आती है तो ये नंबर है, पुराना वाला नंबर अभी बंद है, ये नया नंबर है। मतलब कुछ लोगों के पास सिर्फ यही नंबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों के पास हो सकता है बहुत पुराना वाला नंबर हो। ये व्हाट्सएप है, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। कुछ इसमें ऐप में कुछ दिक्कत आती है तो आप कर सकते हैं मैसेज। थैंक यू, धन्यवाद। बस मिलते हैं कल सुबह 9:15 बजे। 5 बजे क्लास ले लो प्लीज, 5 बजे ले लें प्लीज, हैं मतलब सा। अच्छा, विशाल नरोलिया बहुत मारेंगे, 9:15 बोलते हैं, 9:15 पे आते हैं अभी हम, ठीक है, ज़्यादा बेइज्जती नहीं। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा था यहाँ पे,
नॉट करेक्ट पूछा था तो बोथ होगा बिल्कुल यार, ये देख लिया करो नॉट पूछा था कि क्या है ना, नॉट पूछा था यहाँ पे। कचड़ा सेठ सर 150 आया है, अच्छा। सर 187 ml का एक क्वार्टर होता है। समझ रहे हैं बेटा यशस्वी, तुम्हारे लिए उतने ही ml का होता होगा क्वार्टर, है ना, तभी तुम इसी तरह की बातें करते हो, तुम वो ml वाला क्वार्टर ही लेते हो, है ना। रफली 40 आएंगी क्लासेस, 40 पीवाई की सीरीज़ में। हमारे ऊपर बल जो है हम ही ने लगाया था, ठीक। चलो भाई, तो थैंक यू, मिलते हैं कल, कल नहीं शाम को मिलेंगे, शाम को 7 बजे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।